महिलाओं के लिए हो, किशोरी के लिए हो? देखिए, किशोर अवस्था से लेकर मातृत्व, मासिक धर्म वाली उम्र से लेकर बुढ़ापे तक महिलाओं में कई तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। उन्हें उन स्थितियों से गुजरना पड़ता है। इन स्थितियों के कारण उनमें कई सारे शारीरिक बदलाव होते हैं, मानसिक बदलाव होते हैं। कई में मानसिक परेशानियां भी बढ़ जाती हैं और जीवन में असंतुलन भी पैदा हो जाता है बहुत बार। तो योग क्या करता है? मानसिक शारीरिक संतुलन बनाने में मदद करता है। पहले हमें ये जानना जरूरी है ना, योग क्यों आवश्यक है। योग की विधियां तो हम लिख देंगे, बट हमें ये भी पता होना चाहिए योग की आवश्यकता क्या है महिलाओं को। तो योग की क्या आवश्यकता है? शारीरिक मानसिक संतुलन के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए। आधुनिक समय में जो महिलाएं हैं वो कैरियर और परिवार दोनों को एक साथ संभाल रही हैं। अधिकांश महिलाएं, उनके पास जिम्मेदारी बहुत है। कैरियर और परिवार दोनों की जिम्मेदारी उठाती हैं। अधिकांश देखा गया है कि परिवार प्रबंधन में भी उनको व्यवस्था बनानी पड़ती है। उस परिवार प्रबंधन के चक्कर में महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाती। बहुत सारी महिलाएं हैं, चलो वही पहले ये काम खत्म कर लो, उसके बाद खाना खा लेंगे। तो उस चक्कर में 4 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं अधिकांश महिलाओं को, कि भाई चलो स्कूल से बच्चे आ जाएं तो उनके साथ 3 बजे खाना खा लेंगे। अब 3 बजे दोपहर का भोजन करने का योग के अनुसार तो समय नहीं है। तो पारिवारिक व्यवस्थाओं में लोग क्या करती हैं, अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करती हुई चलती है। तो परिवार प्रबंधन की व्यवस्था में अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करती हैं, जिससे उन्हें कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और योग क्या करता है? उन बीमारियों को दूर करने में सहायता करता है। क्लियर हो गया? हम्म पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भाई जरूरत क्यों है। अगर तुम्हें ये बात पता चल गई तो तुम आंसर लिख दोगे। जब तुम्हें यही पता नहीं होगा कि भाई क्यों, किस परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता है योग की, तो अब बात क्लियर हो गई होगी। तो यम नियम का पालन ये महिलाओं को करना चाहिए। उससे क्या होता है भाई, इससे तीनों स्वास्थ्य मिलने में लाभ मिलता है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन बना रहता है। आसन का अभ्यास करना चाहिए। महिलाओं में विशेष प्रकृति प्रदत्त एक गुण होता है, वे चेहरे व शरीर को आकर्षित बनाने का विशेष गुण रखती हैं। चेहरा शरीर सुडौल हो, आकर्षित हो, उनमें विशेष गुण का स्वभाव पाया जाता है। चेहरे पर लावण्य बनाए रखने के लिए, शरीर को सुडौल बनाने के लिए और बीमारियों को दूर करने के लिए योग के आसन बहुत प्रभावी हैं। अब इन आसनों को अपनी शारीरिक शक्ति, आयु अवस्था, शारीरिक बल के अनुसार किया जा सकता है। उसमें आप जो आसन लिख सकते हैं, पश्चिमोत्तान है, चेहरे की कुछ मुद्राएं हैं, भुजंग आसन है, कटी चक्र आसन है, अनेकों आसन है जो शरीर में बीमारियों से काम करते हैं। तो आप उनकी क्रिया विधि लिखना। ठीक है। अब बात प्राणायाम की आ गई। सामान्यतः ये देखा गया है कि स्त्रियों का मानसिक व भावनात्मक स्वभाव अति संवेदनशील है। इस बात से सारे पुरुष भुक्तभोगी होंगे भाई। वो ही नहीं पता किस बात पे नाराज हो जाए, किस बात पे प्रसन्न हो जाए। उसी बात पे एक दिन लड़ पड़ेगी, उसी बात पे एक दिन खुश हो जाएगी। तो अति संवेदनशील स्वभाव होता है स्त्रियों का। उनकी मनोदशा, मनोदशा या मूड शीघ्र परिवर्तित होता रहता है, क्विकली स्विंग होता है, जिससे उनके अंदर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आपसी संबंध गड़बड़ हो सकते हैं, तनाव बढ़ सकता है, अनिद्रा बढ़ सकती है। इन सबको दूर करने के लिए प्राणायाम क्या करता है? मनोदशा को संयमित रखता है। स्पीड तो ज्यादा नहीं हो रही, काफी बड़े टॉपिक है, इसलिए मैं स्पीड को थोड़ा बढ़ा के चल रहा हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं? भ्रामरी प्राणायाम, नाड़ी शोधन है, उज्जाई प्राणायाम,
इनके अभ्यास हम कर सकते हैं। भ्रामरी मस्तिष्क को संतुलन देता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे प्रभाव डालता है। ठीक है जी। इनको ध्यान का अभ्यास करना चाहिए महिलाओं को। जीवन में संतुलन, उच्च व्यक्तित्व का विकास, शारीरिक शुद्धि के लिए षटकर्म, कुंजन, लघु संग प्रक्षालन कर सकते हैं प्रतिदिन, जिससे उनका मोटापा कम होगा, शरीर शुद्ध होगा। नहीं, अब आते हैं अगले टॉपिक, किशोरियों के लिए योग। देखिए, स्त्रियों की संरचना पुरुष की संरचना से बहुत कुछ अर्थों में भिन्न होती है। किशोर अवस्था मैंने कल भी बताया था 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच तक मानी गई है। इस अवस्था में बालक के शरीर में मानसिक, सामाजिक, संवेदनात्मक विकास में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। इस एज में इसे विकास की प्रक्रिया का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है, जो हमारे जीवन का विकास है। यह एक बच्चे के परिपक्व होने की क्रमिक प्रक्रिया का नाम है। किशोर अवस्था क्या है? किसी बच्चे के परिपक्व होने की क्रमिक प्रक्रिया है। योग के द्वारा इस अवस्था की किशोरियों का ध्यान भली भांति रखा जा सकता है। कैसे रख सकते हैं भाई? यम नियम का पालन क्यों कराना चाहिए? देखिए, किशोर अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें अधिकांश बच्चे अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजों की आदत या गलतियों में पड़ जाते हैं जो उनके जीवन के लिए ठीक नहीं है। तो इन अवस्थाओं को संतुलित रखने के लिए पूर्ण रूप से उनको यम नियम की शिक्षा देनी चाहिए, यम नियम का पालन करना चाहिए, जिससे उन्हें उचित अनुचित की पहचान जीवन में हो जाएगी कि भाई क्या करने योग्य है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब बात आती है आसन की। देखिए, आसन क्यों जरूरी है? आज के समय में बच्चे शारीरिक मेहनत करना पसंद नहीं करते, बेड पे पड़े रहते हैं। कोई माताएं हैं, कोई चौलाई के लड्डू दे सकता है बना के, कोई बेसन के लड्डू दे सकता है, तो भाई उससे भी जो है उनकी शारीरिक मेहनत कम हो रही है। और दूसरी बड़ी क्या चीज है इस समय में? स्क्रीन पे टाइम ज्यादा व्यतीत हो रहा है, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, जिससे क्या हो रहा है? बच्चे आलस के शिकार होते हैं और उन्हें बहुत सारी बीमारी पकड़ती है। छोटी छोटी उम्र में चश्मे लग गए बच्चों को, थायराइड आ रही है बच्चों को, शुगर के मरीज हो जाते हैं बच्चे, मोटापा बढ़ता है, स्थूलता बढ़ती है शरीर में, और मानसिक दबाव भी बढ़ता है पढ़ाई के कारण। तो इनके लिए आसन बहुत उपयोगी है। इनको इनकी शारीरिक स्थिति के अनुसार सूर्य नमस्कार, थोड़े कठिन आसन कराए जा सकते हैं। पश्चिमोत्तान है, थोड़ा जिनसे पसीना आए, थोड़ी कठिन अभ्यास इनको हम दे सकते हैं, बिल्कुल। और प्राणायाम। किशोरी जो अवस्था होती है, इसमें हार्मोन परिवर्तन होने प्रारंभ हो जाते हैं। भावनात्मक परिवर्तन भी इस अवस्था में होते हैं और बच्चों में प्राण ऊर्जा की अधिकता होती है एक अर्थों में, और पढ़ाई के कारण मानसिक तनाव भी होता है, पढ़ाई का अतिरिक्त बोझ है। अतः इन अवस्था में प्राणायाम का विशेष महत्व है। क्या कराए जा सकते हैं प्राणायाम? नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, भ्रामरी, कपालभाति का अभ्यास भी कराया जा सकता है, उज्जाई प्राणायाम कराया जा सकता है। मुद्रा, मुद्रा कौन सी कराई जा सकती है? ये पढ़ाई का समय बच्चे पढ़ते हैं तो मस्तिष्क के विकास के लिए ज्ञान मुद्रा, खेचरी मुद्रा का अभ्यास हम करा सकते हैं। षटकर्म में बच्चों की आंखों की बहुत सारी बीमारियां आती हैं टीवी, मोबाइल स्क्रीन यूज करने से आजकल। उनको जल नेति, मोटापे के दूर करने के लिए कुंजल का अभ्यास कराया जा सकता है। ध्यान के लिए बच्चे बहुत गहरी ध्यान की विधि तो प्रारंभ में नहीं समझ पाते, तो उन्हें ओम का उच्चारण या त्राटक ध्यान दिया जा सकता है इस अवस्था में, जिससे उनका पिट्यूटरी ग्लैंड भी अच्छी होगी, हार्मोन्स और उनकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। ठीक है मनोज जी, अगला टॉपिक चले। अनियमित प्रदर।
अनियमित प्रदर, बताओ जरा प्रदर का मतलब क्या होता है? तो तुमसे भी तो पूछ लिया जाए तुम्हारे बारे में। तो जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसको तो पता नहीं। मासिक मासिक धर्म कहते हैं। सर उसके अलावा कुछ जैसे वाइट डिस्चार्ज वगैरह हो जाती है, ये सारी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, ये मेन मुद्दा है ना। ठीक है, चलो बता देते हैं। देखिए, पहला शब्द ही आ गया अनियमित। अनियमित का अर्थ होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जितना स्राव होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। देखिए, स्त्री रोगों में सर्वाधिक कष्टप्रद दुर्धर रोग को ही माना गया है। दुर्धर रोग के स्वरूप का निर्धारण करते हुए शास्त्रों में क्या कहा है, आयुर्वेद जैसे शास्त्रों में, रजे प्रदीयते यस्मात् दुर्धर स्तेन स्मृत है, अर्थात रज को प्रक्षुब्ध करके दहा उत्पन्न करने वाले रोग को प्रदर कहते हैं। परिभाषा दी गई है शास्त्रों में प्रदर की। वस्तुतः यह गर्भाशय का रोग है जिसमें दूषित रज आर्तव काल या उसके बाद भी अनियमित रूप से या अल्प मात्रा में या अधिक मात्रा में स्रावित होता रहता है, जिसकी चपेट में हर आयु वर्ग की महिला अधिकांशतः जीवन में आ ही जाती है। और क्या होता है यह दो प्रकार का होता है भाई। यह होता है आपके दो प्रकार का। कौन कौन सा होता है, किसी को पता है? पहला होता है श्वेत प्रदर, उसको बोलते हैं ल्यूकोरिया, LEUKORRHEA। ठीक है, कई महिलाओं को योनि मार्ग से सफेद चिपचिपा गाढ़ा स्राव होने की समस्या होती है। देखिए, मासिक धर्म से पहले या बाद में थोड़ी मात्रा में श्वेत स्राव या सफेद पानी का आना एक सामान्य बात है, लेकिन अधिक मात्रा में और अनियमित रूप से जब ये आने लगे तो ये एक बीमारी का रूप ले लेता है, जिसके कारण स्त्री का शरीर दुर्बल और क्षीण होने लगता है। फिर आता है आपका रक्त प्रदर, मेट्रो राहगीरिया, METRORRHEGIA। रक्त प्रदर एक ऐसी बीमारी है जो कि मासिक धर्म के समय होती है। मासिक धर्म के समय स्त्रियों की योनि से निकलने वाला रक्तस्राव अगर सामान्य से अधिक मात्रा में है तब उसे रक्त प्रदर रोग के नाम से जाना जाता है। यह कई बार बिना मासिक धर्म के भी प्रारंभ हो जाता है। अब इसकी यौगिक चिकित्सा की बात करते हैं भाई। देखिए, इन सारी स्थितियों में मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। व्यक्ति चिड़चिड़ा हो सकता है, चिंतित हो सकता है, हार्मोन्स का असंतुलन भी होता है। एवं निम्नांगों में जो हमारे नीचे के प्रजनन अंग हैं या निम्न अंग हैं, उनमें जीवन शक्ति का कमी हो जाती है। उनमें जीवन शक्ति की कमी हो जाती है, तो स्त्री के संपूर्ण प्रजनन तंत्र को और निम्न अंगों को मजबूत बनाने की दृष्टि से हमें योग के आसनों का अभ्यास करना चाहिए। कौन कौन से आसन है भाई? कर सकते हैं वज्रासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, जिनका सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर के अंगों पे पड़ता है। बात करते हैं प्राणायाम की। हृदय रोग में नीचे के अंगों की प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए नाड़ी शोधन, उज्जाई, भस्त्रिका, भ्रामरी का अभ्यास करना हितकर है।
जब तक देखिए आपको कारण नहीं पता चलेंगे, मतलब क्यों करना चाहिए, आप फील्ड में भी काम नहीं कर पाओगे। एक एक तरह से मैं आपको सीधा भी पढ़ा, ये यहीं से आपको नंबर यहीं से मिल जाते, क्रिया विधि लिखी और बात खत्म। बट मैं चाहता हूं कि भाई आपको इसका बेसिक्स तो थोड़ा बहुत पता हो। देखिए ध्यान हृदय रोगों में हार्मोन संतुलन की दृष्टि से योग निद्रा श्वास प्रश्वास पर ध्यान लाभकारी है। अगला टॉपिक क्या है मनोज जी? गर्भावस्था। देखिए स्त्री के गर्भाशय में भ्रूण के होने को गर्भावस्था कहते हैं। इसके बाद महिला शिशु को जन्म देती है। आमतौर पर यह अवस्था मां बनने वाली महिलाओं में 9 महीने तक रहती है, जिसे गर्भवती महिला भी कहा जाता है। इस अवस्था में योग का अभ्यास माता के साथ साथ शिशु को भी स्वास्थ्य प्रदान करने में सहायता करता है। माता को तो स्वास्थ्य देगा ही देगा, शिशु को भी देगा। गर्भ काल में आमतौर पर होने वाली समस्याएं क्या होती हैं? जैसे कॉन्स्टिपेशन है, उल्टी है, गैस्ट्रिक है, जलन है, पेट फूलना है। ये मोटी मोटी मुख्य समस्याएं आमतौर पर पैदा होती हैं। इन समस्याओं को इनसे बचाने का काम करता है योग। तो इसमें यम नियम का पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई, ये बड़ा प्रश्न है। देखिए भारतीय धर्म व शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि गर्भावस्था के समय माता के व्यवहार का सीधा सीधा प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। अब ये यम नियम क्या है? माता में सद्गुणों को पैदा कर सकते हैं। अहिंसा है, सत्य है, अस्त्य, ये क्या है? अच्छे गुण है, सदाचार सद्गुण है। तो अगर माता यम नियम का पालन करेगी गर्भ स्थिति में, तो उसका प्रभाव उस पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बच्चे पे भी पड़ेगा। और जो माता और शिशु के लिए भविष्य के लिए बहुत हितकर है अगर आपका बच्चा अच्छे गुणों वाला पैदा होता है। हम फिर आसन की बात करते हैं। देखिए गर्भावस्था में गर्भ को कुशलता पूर्वक धारण किए रखने के लिए हमें मांसपेशियों का मजबूत होना जरूरी है। आज बहुत सारे मिसकैरेज होते हैं, किस लिए कि यूटेरस में गर्भ में जो है बच्चे को धारण करने की क्षमता नहीं होती, कमजोर होता है। तो उसकी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए आसनों का विशेष महत्व है। गर्भावस्था में कोई से भी आसन कराने नहीं चाहिए, ये वर्जित है कि आप कुछ भी कराने लगो। इसका एक विशेष क्रम है, कैसे पालन करना चाहिए। देखिए गर्भावस्था में सूक्ष्म व्यायाम से प्रारंभ करना चाहिए। हल्के अभ्यास जो पेट पे बहुत दबाव न डालते हो, जैसे सूक्ष्म व्यायाम है, वज्रासन है, कटी चक्रासन है, आनंद मदिरासन है, भद्रासन है, कालिका आसन है, इनका अभ्यास उचित है। पता चले तुम चक्रासन कराने लगो तो वह हितकर है। प्राणायाम क्यों करना चाहिए इसमें? देखिए माता व शिशु को पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति देने के लिए अब केवल माता ही नहीं है, वो एक शरीर में 2 जीवित जीव है। तो ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए इस अवस्था में शांति प्रदान करने के लिए हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए बिना कुंभक के। कुंभक और महाबंध, मूलबंध, उद्यान बंध, इनका अभ्यास नहीं कराना चाहिए। प्राणायाम भी हल्की मात्रा में, बहुत अधिक पेट पे दबाव ना आए। कौन से? नाड़ी शोधन कर सकते हैं, शीतली कर सकते हैं, शीतकारी और भ्रामरी कर सकते हैं। ध्यान शास्त्रों में कहते हैं कि बच्चे के आध्यात्मिक व्यक्तित्व का निर्धारण या उसका ताना बाना गर्भ में ही बुना जाता है। भारतीय शास्त्रों में यह बात कही गई। अतः बच्चे के आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से गर्भावस्था में ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या करा सकते हैं उसको? योग निद्रा करा सकते हैं, प्रणव ध्यान करा सकते हैं, श्वास प्रश्वास पर ध्यान करा सकते हैं। मनोज जी अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है प्रसव उपरांत योग। प्रसव उपरांत योग। देखिए प्रसव उपरांत का क्या मतलब है?
देखिए, प्रेगनेंसी के काल में महिलाओं के शरीर को कई तरह के शारीरिक बदलाव से गुजरना पड़ता है और डिलीवरी के बाद उन बदलाव के कारण शरीर की शेप, सुडौलता और आकार भी गड़बड़ा जाता है, जिसे वापस लाने में काफी मेहनत करनी पड़ती है और अधिक समय भी लगता है। और क्या होता है, जब बच्चा किसी माता के यहाँ उत्पन्न होता है तो उसका जीवन काफी व्यस्त हो जाता है प्रारंभ में। बच्चे की देख रेख में, बच्चे के लालन पालन में वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाती और काफी व्यस्तता भरा समय होता है, तो उसकी जीवन शैली में अपना कम ध्यान रख पाती है और कम समय मिल पाता है। इस कारण इस अवस्था में माता को कुछ शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं, मानसिक शारीरिक हो सकती हैं, वजन बढ़ सकता है, सामान्य रूप से गैस्ट्रिक, नींद पूरी नहीं होती तो चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, तनाव रहता है, बच्चे के साथ जागना पड़ता है। मलमूत्र आदि बच्चा त्याग करता है तो कई बार बिस्तर वगैरह गीले हो जाते हैं, उन कष्टों को भी सहना पड़ता है। तो इस कारण उसके स्वास्थ्य पे कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो प्रसव उपरांत योग इन नकारात्मक प्रभावों को, अस्वास्थ्य को ठीक करने में सहायता प्रदान करता है। किस तरह करता है भाई? प्रसव उपरांत योग एक अच्छा उपाय है, पर उससे पहले दो चीजें ध्यान रखने की हैं। देखिए, प्रसव उपरांत योग यानी डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के दो प्रकार होते हैं। एक तो क्या होता है, सामान्य डिलीवरी, नॉर्मल हम बेबी पैदा हुआ, और एक होता है सिजेरियन। तो इन दोनों में अभ्यास की प्रक्रिया अलग अलग होगी, ऐसा नहीं हम दोनों को एक से प्रैक्टिस कराने लगेंगे। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के बाद योग करना माँ की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। सामान्यतः डिलीवरी के 6 से 8 हफ्ते के बाद योग कराया जा सकता है नॉर्मल डिलीवरी में। ऐसा नहीं है कल वो बच्चे को जन्म दे के आई और कल तुम उसको साहब उछल कूद मचाने लगो, नहीं। 6 से 8 हफ्ते के बाद योग का प्रारंभ किया जा सकता है, परंतु सिजेरियन जो डिलीवरी है उनका योगाभ्यास लगभग 6 महीने के बाद प्रारंभ करना चाहिए, जब तक उनकी स्टेजेज सर्जरी में घाव इत्यादि ना भर जाए उसके पहले नहीं करना चाहिए। अब जी आसन की बात आती है, क्यों करना चाहिए? देखिए, उदर प्रदेश की त्वचा आफ्टर डिलीवरी लटक जाती है, ढीली हो जाती है, शरीर में बहुत सारी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं। प्रजनन अंग की त्वचा, प्रजनन अंग की मांसपेशियां भी ढीली पड़ जाती, तो शरीर को मजबूत करने के लिए हमें योगाभ्यास करना बहुत जरूरी है। परंतु इसका योगाभ्यास कैसे प्रारंभ करें? देखिए, प्रारंभ में बहुत कठिन अभ्यास नहीं कराए जाने चाहिए। प्रारंभ में हल्के हल्के अभ्यास कराएं, जैसे पवन मुक्त समूह के अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम। फिर धीरे धीरे 1-1.5 महीने के बाद थोड़े और कठिन अभ्यास दें, तितली आसन है, ताड़ासन है, कटी चक्रासन है। फिर और 2 महीने के 1 महीने के बाद शरीर की यथाशक्ति के अनुसार सारे अभ्यास कराए जा सकते, जो भी आप कराना चाहें। कुछ माताओं को जल्दी होती है, शेप बिगड़ रही है, वो अचानक कठिन प्रैक्टिस शुरू कर देती हैं, जो कि उनके लिए गलत है। फिर उनको साइटिका, स्लिप डिस्क और अन्य विकारों से फिर लड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार इस क्रम में अभ्यास कराया जाना चाहिए। प्राणायाम की बात आती है। देखिए, प्रसूति के बाद हार्मोन्स को संतुलन करने की दृष्टि से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, विशेष लाभ करता है इस अवस्था में। प्राणायाम से ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है। प्रसूति के बाद लगभग 1 महीने तक नाड़ी शोधन या दीर्घ श्वसन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं है आप उनको बंद लगवाने लगो और जी कठिन अभ्यास दे दो, ऐसा नहीं। 1 महीने तक नाड़ी शोधन हल्का और दीर्घ श्वसन का अभ्यास, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, 1 महीना 2 महीना बाद में उनके अभ्यास क्रम में सभी प्राणायामों को जोड़ देना चाहिए। जैसे भ्रामरी, भस्त्रिका, उज्जाई, शीतली, शीतकारी। बंद और मुद्रा। देखिए, प्रसव के बाद विशेषकर उदर में प्रजनन अंगों की मांसपेशियों में ढीलापन आ जाता है। इसको ठीक करने के लिए मूल बंद, उद्यान बंद
का अभ्यास, कागी मुद्रा का अभ्यास, तड़ागी मुद्रा का अभ्यास हितकारी है। उसके बाद ध्यान की बात करते हैं। देखिए, बच्चे को पालना कोई कठिन या आसान कार्य नहीं है, काफी कठिन कार्य है। इसको माताएं जानती ही होंगी। इस अवस्था में बच्चे के प्रारंभिक जीवन काल में माता को धैर्य चाहिए, आनंद चाहिए और शांति के गुण होने चाहिए उसमें। बिना धैर्य के आप बच्चे को नहीं पाल सकते। संतोष होना चाहिए। तो ऐसे गुणों का विकास करने के लिए प्रसव के उपरांत हमें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। योग निद्रा, प्रणव जप या जो भी ध्यान का अभ्यास हम करना चाहें, परंतु ध्यान का अभ्यास अपने जीवनचर्या में जरूर करना चाहिए। अगला टॉपिक क्या है भैया? स्पीड तो ज्यादा नहीं है मनोज जी, सही चल रहे नहीं हैं? नहीं, बहुत अच्छी स्पीड है। वो बाद में अच्छा। लिख भी लेंगे रिकॉर्डिंग से निकाल के। मेनोपॉज। देखिए, इसे रजो निवृत्ति भी कहा जाता है। निवृत्ति का मतलब होता है अब कुछ निवृत्त हो गए, उस काम का पूर्ण हो गया, समापन। मेनोपॉज को रजो निवृत्ति भी कहा जाता है। जिस तरह पीरियड होना एक नेचुरल प्रोसेस है, उसी तरह मेनोपॉज की अवस्था आना भी एक प्राकृतिक बात है। माहवारी के बंद होने के बाद का समय रजो निवृत्ति यानी मेनोपॉज कहा जाता है। रजो निवृत्ति का मतलब अपनी अंतिम माहवारी से समझना चाहिए, यानी उसके बाद आपको माहवारी नहीं आनी चाहिए। इस बात का पता कैसे चलता है कि अब हम मेनोपॉज की स्थिति में हैं? इस बात का पता आपको तभी चलेगा अगर आपको लगभग 1 साल तक हल्का, भारी या अधिक किसी भी प्रकार का कोई रक्तस्राव ना हुआ। तब हम कह सकते हैं कि भाई हम मेनोपॉज की स्थिति में। इसमें कौन से हार्मोन्स भूमिका निभाते हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन इसमें भूमिका निभाते हैं। कुछ महिलाएं इस अवस्था को सरलता से स्वीकार नहीं कर पाती और उनमें कुछ मानसिक व शारीरिक परेशान रहने लगती हैं। प्रत्येक महिला का रजो निवृत्ति का अनुभव अलग अलग होता है, सबका एक सा नहीं हो सकता। और अस्वीकार करने के कारण इस स्थिति को क्या होता है, वो मानसिक तनाव, शारीरिक बीमारियों से घिरने लगती हैं। इस अवस्था में कई लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे रात में नींद में कमी हो जाना, रात को पसीना आना, मनोदशा का बार बार बदलना, चिड़चिड़ापन, हताशा, भूलना, वजन का बढ़ना, मुख्यतः हिप के आसपास कटी प्रदेश में वजन ज्यादा होना है। ये समस्या, ये लक्षण आने लगते हैं इस स्थिति में। तो इनको, ऐसी स्थिति में खुद को स्वस्थ रखने के लिए योग बहुत ही कारगर और सहायक उपाय है। यम नियम का पालन इस स्थिति में करना चाहिए। ठीक है। मेनोपॉज की स्थिति में महिलाएं शारीरिक में मानसिक बदलाव झेलती हैं। इसके कारण कई प्रकार के भावनात्मक उतार चढ़ाव उनमें पैदा होते हैं। अतः स्वभाव को संतुलित रखने और शांत रखने के लिए हमें यम नियम का पालन करना चाहिए। अब बात आती है आसनों की। तो इस अवस्था में कौन से आसन करें? शारीरिक व मानसिक बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए योग के सभी आसन अपनी आयु, बल, शारीरिक क्षमता है, समय, कितना समय है, उस हिसाब से अपने जीवनचर्या में आप सभी आसनों को सम्मिलित कर सकते हैं। बात करते प्राणायाम की। तो इस अवस्था में अपने आप को पॉजिटिव, सकारात्मक रखने के लिए एक नकारात्मकता घेर लेती है। एज का एक बढ़ता हुआ प्रारंभिक दौर शुरू हो जाता है, लगभग 50, 55 साल, 45 साल के बाद का। तो इस अवस्था में इन परेशानियों को रोकने के लिए हम मुख्यतः सभी प्राणायामों का अभ्यास कर सकते हैं। जितने भी प्राणायाम हैं अपने योग अभ्यास में उनको शामिल कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ध्यान, देखिए, भय, तनाव और अनिद्रा को कम करने की दृष्टि से, हटाने की दृष्टि से प्रणव ध्यान, सोहम जप, योग निद्रा, विपश्यना ध्यान आदि का अभ्यास किया जा सकता है। अब क्या टॉपिक है अगला? हार्मोन असंतुलन आदि के लिए। ओके।
सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे आजकल बहुत जल्दी ऑपरेशन करके यूट्रस को निकाल देते हैं, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि 40 की एज में यह हो जाता है, तो सर उनके लिए कैसे आसन कराने चाहिए, क्या कितने टाइम बाद कराने चाहिए उनकी देखिए, सर्जरी? सर्जरी की तो मुख्यतः 6 महीने के बाद कराई जानी चाहिए। इसमें क्या होता है देखिए, जैसे कोई भी अंग हमारे अंदर से रिमूव हुआ, मान लिया ओवेरीज हुई, पीसीओडी, पीसीओएस जैसे उन बीमारियों में, या यूटेरस में कोई सिस्ट हो गया है, सिस्ट के कारण से रिमूव करना पड़ता है, तो उस अवस्था में हमारी आंत में जो अंग स्थान घेरता था उसके रिमूव होने के बाद एक रिक्त स्थान बन जाता है, जितनी जगह से वो अंग रिमूव हुआ है। तो देखिए, महिलाओं को हर्निया होने के बहुत चांस होते हैं। 3 प्रकार से, मध्य, दाएं बाएं, ऐसे हर्निया हो सकता है। तो अगर हम बहुत ज्यादा उछल कूद या बहुत ज्यादा उनको जंप करने वाले, या आंत जिससे बहुत ज्यादा हिलती हो, उन अभ्यासों को कराएंगे तो हर्निया होने का चांस रहता है। उस अवस्था में हमें मुख्यतः अभ्यास लेट के, सीधा लेट के कराने चाहिए। आंत पे बहुत ज्यादा खिंचाव या अंगों पे बहुत दबाव ना पड़ जाए जिससे हर्निया होने का चांस हो, या आंत अपनी जगह से थोड़ी बहुत हिल जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। खड़े होके अभ्यास और लेट के अधिक अभ्यासों को कराना चाहिए। नहीं, ठीक है। हार्मोन्स असंतुलन, देखिए हार्मोन्स हमारे शरीर में बदलने वाले एक तरह के रासायनिक द्रव्य हैं जो रक्त के माध्यम से शरीर के अंगों व टिश्यूज यानी ऊतकों तक पहुंचते हैं। ये शरीर में ग्रंथियों के द्वारा निकलते हैं। ये शरीर में विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, जैसे शरीर का विकास, मोटापा, मेटाबॉलिज्म, यौन गतिविधियां, मूड का स्विंग होना आदि बहुत सारी चीजों में ये जो है उत्तरदायी होते हैं। महिलाओं में हार्मोन असंतुलन के कारण कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे नींद का खराब होना, कम नींद आना, वजन बढ़ना, थकान, अनियमित पीरियड्स का होना, चेहरे पे बाल आ जाना, मुहासे, कील, पिंपल्स पैदा हो जाना, ये सब है हार्मोन्स का असंतुलन है। बालों का जल्दी गिर जाना। योग हार्मोन्स को सही तरीके से रेगुलेट करने में मदद करता है। तो कौन से आसन कराए जाने चाहिए भाई? आसनों से हार्मोन्स निकलने वाली सभी ग्रंथियों पर विशेष प्रभाव पड़ता है, जैसे भुजंगासन, हलासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तान, सेतुबंध। ये विशेष आसनों का समूह ऐसा है जो हमारी भिन्न भिन्न ग्रंथियों पर प्रभाव डालता है। मनोज जी बहुत बुलवा रहे हो तुम, आज बोलना बहुत पड़ रहा है? देखिए, प्राणायाम हार्मोन्स असंतुलन के कारण उत्पन्न हुए तनाव तथा तनाव के कारण उत्पन्न हुए हार्मोन्स असंतुलन, इस बात को समझ लेना। देखिए, तनाव से भी हार्मोन असंतुलन होता है, और हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाए तभी भी तनाव पैदा हो सकता है। तो हार्मोन्स असंतुलन के कारण उत्पन्न हुए तनाव और तनाव के कारण पैदा हुए हार्मोन असंतुलन को प्राणायाम के द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, ये मैंने तुम्हें कल भी बताया, तत्र छियते प्रकाशावरणम। इसमें क्या करते, रेगुलेट करते कौन से प्राणायाम? भ्रामरी विशेषता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे दबाव प्रभाव डालता है, तो सारे हार्मोन्स को रेगुलेट सही करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। उज्जाई प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। ध्यान, देखिए यौगिक शीतलीकरण व ध्यान हार्मोन्स को विशेषतः संतुलित करते हैं, हमारे शरीर को शिथिल कर देते हैं, हमारे विचारों को। तो विचारों का सीधा प्रभाव भी ग्रंथियों पे पड़ता है, हार्मोन्स पे पड़ता है। तो हार्मोन्स असंतुलन की दशा में विपश्यना, योग निद्रा, अजप का अभ्यास लाभकारी